लोकतंत्र की इस यात्रा का कालखंड देखा। पहले इस मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से ये यात्रा शुरू हुई और इस लंबी यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव, उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर के अंदर, कई नीतिगत मामलों के अंदर और देश के अंदर व्यापार, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर कैसे भारत आगे बढ़ सकता है, इसके लिए इस चैम्बर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उन सब महापुरुषों को भी, जिनका इस चैम्बर में योगदान रहा लेकिन दुनिया में नहीं रहे, उस योगदान को भी मैं आज स्मरण करता हूं, क्योंकि उनके कठिन चुनौतीपूर्ण समय के अंदर भी उन्होंने इस चैम्बर के माध्यम से देश के व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के अंदर, उसके नीतिगत निर्णयों के अंदर, व्यापारी इंडस्ट्री सेक्टर में आने वाली चुनौतियों के लिए और जो व्यापार इंडस्ट्री सेक्टर में जो बाधाएं आती है उसके लिए समय समय पर सभी महानुभावों ने योगदान दिया। और जो आज इसके लिए योगदान दे रहे हैं उन सब पदाधिकारियों को, इसके चैम्बर के चेयरपर्सन श्री एन.जी. खेतान साहब, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर भारत के परिवर्तन के दौर को बताया, इस चैम्बर के अध्यक्ष श्री नरेश जी, इस चैम्बर के उपाध्यक्ष रमेश जी, इस चैम्बर के उपाध्यक्ष प्रशांत जी, इस चैम्बर के पैट्रन जो हमारे राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में इंडस्ट्रीज है, रहते कलकत्ता के अंदर हैं, श्री एच.एम. बागड़ जी और सभी पदाधिकारीगण। मेरा इस चैम्बर में पहले भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक मुझे कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। लेकिन उस समय मैंने कहा था मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे खुद भी इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यात्रा को समझना था कि किस तरीके से आजादी के पहले भी नाम जरूर बदल गया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने उस समय, जब ये कलकत्ता आर्थिक राजधानी हुआ करता था, कलकत्ता दुनिया का बड़ा इंडस्ट्रीज हब हुआ करता था और विशेष रूप से एक पश्चिम बंगाल का गौरवशाली इतिहास है, केवल इंडस्ट्रीज व्यापार में नहीं, यहाँ की शिक्षा में, यहाँ के साहित्य में, यहाँ के कवि, रचनाकार, गीतकार और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस देश में वो सब विद्वान हुए जिन्होंने भारत में नहीं दुनिया के अंदर संदेश दिया, जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति, भारत के विचारों को
भारत की परिधि के बाहर भी भारत को समझाया, भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्य की और यहाँ के विचार को दुनिया से अवगत कराया। ऐसे सभी महानुभावों को भी नमन करता हूं। आजादी की लड़ाई के अंदर भी यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और आजादी की दोनों धाराएं, आजादी की क्रांति की धारा, आजादी की सत्याग्रह की धारा, दोनों विचारधारा भी इस बंगाल में देखी और इसीलिए ये प्रदेश अपने आप में अद्भुत है और यहीं से कुछ व्यापार इंडस्ट्रीज के सेक्टर में घुसते हुए इस देश में राज भी किया। इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है और उसी में इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यात्रा जो सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए प्रेरणादायी है। किस तरीके से, किस परिस्थितियों के अंदर, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, कितनी भी चुनौतियां आई हो, हर चुनौतियों के अंदर किस तरीके से व्यापारियों के, इंडस्ट्रीज के, सर्विस सेक्टर के लोगों के हितों की रक्षा करना और देश और आपदा की चुनौतियों के समय किस तरीके से व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र के लोगों ने अपने सामाजिक दायित्व निभाते हुए भारत की मूल संस्कृति को संरक्षित रखा और इसी कारण इस चैम्बर की प्रसिद्धि, इसकी कार्य संस्कृति, इसकी सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके सामाजिक सरोवर के कारण केवल बंगाल में नहीं, पूरे देश के अंदर इस चैम्बर से और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के चैम्बर्स को प्रेरणा मिली। आज परिस्थितियां परिवर्तनशील है। आज नया विचार, नए विचार के साथ दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के अंदर जब व्यापार इंडस्ट्रीज की प्रतिस्पर्धा भी है, दुनिया के अंदर अशांति भी है, उस समय भारत में जिस तरीके से तेजी से बदलाव हो रहा है, वो बदलाव आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव है, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव है और किस तरीके से आने वाले समय के भविष्य की योजनाओं पर ये देश काम कर रहा है, उस सब में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमने आजादी की 75 वर्ष की इस यात्रा को हमने लोकतांत्रिक तरीके से यात्रा को पूरा किया और दुनिया के अंदर आजादी के बाद लोगों के सामने विषय था कि इतनी बड़ी देश की विविधता वाला क्षेत्र, इतनी जाति, इतनी धर्म, इतनी भाषा, अलग अलग विविधताएं, उस विविधताओं के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र टिक पाएगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र संस्कारों में है, विचारों में है।
भारत को लोकतंत्र की जननी इसलिए कहा जाता है कि गांव से लेकर समाज जीवन के अंदर हम जब भी कोई काम करते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, सब मिलकर सामूहिकता से निर्णय करते हैं, बातचीत करते हैं और जो सामूहिक निर्णय होता है उस निर्णय को मानते हैं। यही लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र की यात्रा में कुछ कालखंड को छोड़कर भारत में लोकतंत्र सशक्त भी हुआ, मजबूत भी हुआ और लोकतंत्र के अंदर लोगों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ी। 1952 के पहले इलेक्शन से लेकर अभी तक के इलेक्शन के चुनाव में लगातार लोगों की भागीदारी बढ़ी, मतदान करने का प्रतिशत बढ़ा और समय समय पर समयानुकूल सत्ताओं का परिवर्तन भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी सत्ता का सहज हस्तांतरण यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और दुनिया में कुछ चीजें भारत की ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण दुनिया के इंडस्ट्री सेक्टर के लोग, सर्विस सेक्टर के लोग, आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के लोग भारत की ओर देखते हैं। मेरा मानना है जितना बड़ा भूखंड भारत का है, जितनी हमारे पास मानव संसाधन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से बढ़ रहा है। कोई समय था कि हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। आज दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी भारत की है। एयर कनेक्टिविटी भारत में तेजी से बढ़ रही है। रेल कनेक्टिविटी हमारी बेहतर है। एक आर्थिक देश की तेजी रफ्तार में वह सब चीज भारत में है। पानी, बिजली, कुशल मानव संसाधन, ये सब भारत में है। और इसी कारण से दुनिया के लोग भारत में निवेश करने की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा भी एज ए स्पीकर के नाते कई देशों में जाना होता है। भारत में स्पीकर ऐसे व्यापार, इंडस्ट्री सेक्टर की बात कम करते हैं, लेकिन दुनिया के स्पीकर तो जब कभी भारत में आते हैं तो इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के लोगों के शिष्टमंडलों को लेकर भारत में आते हैं। अभी जापान के स्पीकर आए थे, कुछ दिन पहले रसिया के स्पीकर आए थे, कुछ दिन पहले इजराइल के आए थे। अलग अलग देश के जब स्पीकर आते तो अपने साथ वियतनाम के स्पीकर आए थे, अपने देश के साथ इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के लोगों को लेके आते। और जब वो चर्चा करते हैं तो उनको लगता है कि भारत ही निवेश करने का सबसे आकर्षक स्थल है, जहां पानी है, बिजली है, सड़क है, रोड कनेक्टिविटी, मानव संसाधन है। दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग चीज की कमी है। दक्षिण कोरिया चले जाए तो मानव संसाधन की कमी, जापान में चले जाए तो मानव संसाधन की कमी, रशिया में चले जाए तो मानव संसाधन की कमी। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आकर्षित करती है तो भारत में, तो भारत का लोकतंत्र। मुझे एक इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों ने कहा कि मैंने कहा आप भारत में क्यों निवेश करना चाहते हो? ये सब कारण के बाद भी उसने सबसे बड़े कारण बताया कि भारत में लोकतंत्र है और जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां बहुत जल्दी नीतियां और फैसले, निर्णय नहीं बदलते। जहां लोकतंत्र हो, लोकतंत्र के बाद स्थायी मजबूत सरकार हो, विजनरी लीडरशिप की सरकार हो, वो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी विजनरी सोच, चिंतन बहुत दूर तक है। हर सेक्टर के अंदर, मैंने इतना ही सेक्टर में, आज टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर भी, दुनिया के अंदर, हर गांव के अंदर आज गांव में बैठा नौजवान या विद्यार्थी या किसान, मजदूर भी दुनिया को देख सकता है। टेक्नोलॉजी के अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम भारत में हुआ है, चाहे फाइबर केबल हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो। हर टेक्नोलॉजी को गांव में कैसे पहुंचे, तो कोई चीज ऐसा नहीं जो भारत में किसी तरह की कमी हो। केवल हमारे इंडस्ट्री सेक्टरों के लोगों को लगता है कि एक सरकारी बाधाएं कुछ रहती है। आने वाले समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि हम कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो, मिनिमम गवर्नमेंट हो, इसके लिए भी उन्होंने व्यापक कार्य योजना बनाई है। और आने वाले समय में इस परिवर्तन को भी आप इस देश के अंदर देखेंगे। और इसीलिए दुनिया के अंदर मैंने कहा कि जहां लोकतंत्र होता है वहां हमेशा नीतिगत फैसले, टैक्स पॉलिसी बेहतर बनती है। और इसीलिए दुनिया के अंदर जहां लोकतंत्र होता है उस देश की प्रगति और खुशहाली, इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रेड हो, उसमें तेजी से बढ़ने का काम होता है। क्योंकि निवेश करने वाले को पता है कि मेरा धन अगर सुरक्षित है तो जिस देश में डेमोक्रेसी मजबूत होगी उस देश में मेरा धन सुरक्षित रहेगा। ये बड़ी ताकत भारत की है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के लोग को नया कुछ परिवर्तन और विजनरी काम भी करने की आवश्यकता है। मैंने जितना पाया, मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमारे पास है। हम कुछ साल पहले से हमारे R&D के अंदर, हमारे इनोवेशन, हमारे रिसर्च, अगर हम 25 साल पहले हमारे विश्वविद्यालयों के कैंपस के अंदर, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम R&D सेक्टर के अंदर बड़ा काम कर लेते हैं। दुनिया के विकसित देशों के अंदर प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज के लोग ही R&D में 70% पैसा खर्च करते हैं। अमेरिका के अंदर भी जितनी यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हर कंपनी अपनी R&D के लिए धन निवेश करती है और उस R&D के कारण ही दुनिया के अंदर अपनी नई इनोवेशन, नए रिसर्च के कारण ही, टेक्नोलॉजी के कारण ही वो दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रही है। अब भारत इस दिशा के अंदर बढ़ा है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन के अंदर R&D इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर सरकार की तरफ से भी निवेश और निजी पार्टनरशिप के माध्यम से उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के लोगों को भी आह्वान किया है कि हमें इस दिशा के अंदर भी तेजी से बढ़ना है। दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, आने वाले समय में भारत से निकले। दुनिया में जितना नया इनोवेशन हो, आने वाले समय में भारत में निकले। अभी आने वाले समय की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत में हो रहा है। जितनी बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे जलवायु चुनौतियां हो, उस जलवायु चुनौतियों के अंदर चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, आने वाले समय के अंदर क्लीन और ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा हब भारत बनने वाला है। और इसीलिए हम उस पर्यावरण की आपदाओं, संकट से भी
समाधान का रास्ता निकालने का काम ही भारत करेगा। और भारत ने इस आपदा के समय जब कोविड आया तो हमने हमारा वैक्सीन बनाया और दुनिया को दिया, और दुनिया ने कहा भारत की वैक्सीन कारगर भी है और जिसके परिणाम भी निकले हैं। और जितनी भी अफ्रीकी कंट्रीज में गया या बड़ी कंट्री विकसित कंट्रीज के अंदर भी आज फार्मा सेक्टर के अंदर भारत आने वाले समय में नेतृत्व कर रहा है। फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर अब बढ़ेगा, हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देशों में कोई IITian है या IT सेक्टर में काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। यही हमारी ताकत होगी। आने वाले समय में हमारी बौद्धिक क्षमता, नई इनोवेशन करने की क्षमता, नई R&D करने की क्षमता, नई सोच, नई चिंतन, नया आत्मविश्वास भारत को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए मुझे आशा है कि ये चैम्बर जिसने बहुत चुनौतियां, संकट, बाधाओं का निराकरण किया है, दुनिया के और चैम्बर इंडस्ट्री सेक्टर को प्रेरणा दी है, आने वाले समय में इस चैम्बर के माध्यम से आप अलग अलग सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं। आप नौजवानों के अंदर एक नया आपने मंच बनाकर किस तरीके से नया नौजवान उद्यमिता में आए, नई इनोवेशन में आए, नई टेक्नोलॉजी में आए, नई स्टार्टअप में आए, इसके लिए आपकी संस्थान काम कर रही है। महिलाओं के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। आप दुनिया देखे 30 साल पहले भारत की आधी आबादी कामगार आबादी नहीं थी। आज 30 साल बाद आप देख रहे होंगे, मैं जब पार्लियामेंट में देखता हूं IPS का बेज आए तो 45% महिलाएं, IAS का बेज आए तो 45% महिलाएं। आप कोई भी सेक्टर चल जाएं, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ट्रेन हो, दुनिया का कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर भारत की महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। आप 10 साल बाद देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर जो हमारी 30 साल पहले जो हमारी आधी आबादी काम नहीं करती थी, घरेलू कामकाज महिला के रूप में होती थी, आज आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर ये आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में होगा। और इसीलिए हमें जो भारत का, विकसित भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, ये आप सबके प्रयासों के कारण हो रहा है। आप सब अलग अलग इंडस्ट्री, सर्विस, व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर के अंदर, आप सर्विस सेक्टर के अंदर, आज भी दुनिया का मेडिकल हब सबसे बड़ा है और आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब भारत होगा। दुनिया का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब भारत होगा। एनर्जी, क्लीन और ग्रीन एनर्जी का आने वाला समय भारत का होगा। इलेक्ट्रिक वाहन के अंदर आने वाले समय में भारत का होगा। ऐसे सारे सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन आने वाले समय में विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करेगा। और हमें और कुछ रिस्क लेनी होगी। हमें अपने संसाधनों के अंदर भी नए परिवर्तन के लिए, जहां R&D के सेक्टर के अंदर हम आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़े, और उसके साथ हमारे परंपरागत उद्योगों को भी हम गांव ढानी के अंदर भी हमारी स्वदेशी वस्तुएं बनाकर उसको कैसे अच्छा व्यापार, ट्रेड दे सकते हैं। दुनिया के अंदर भारत का बना उत्पादक का मार्केट, ग्लोबल मार्केट देने के लिए भी आपका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि हमें उनके लिए उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमारी सारी आबादी को कामकाजी बनाने के लिए गांव ढानी में बैठा, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो,
वो गांव में बेटर अपने उत्पाद को बनाए और उसकी दुनिया के अंदर मार्केटिंग करने का काम आप सब इंडस्ट्री सेक्टर में करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे और हम हमारी आबादी को रोजगार भी बनाएंगे। मुझे आशा है जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया है, कुशलता के लिए हमने काम शुरू किया है, आईटी से लेकर हमारी जितनी भी स्किल के सेक्टर के अंदर आने वाले समय हम काम कर रहे हैं, दुनिया हमारी ओर देखेगी और दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा, क्योंकि जो कुछ भी एक इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर एक सामाजिक कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब भारत में है। भारत में आपदा विपत्ति संकट को झेलने के लिए वह आध्यात्मिक ताकत भी है, साहस भी है और ये सब चीजें जो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है वो सब भारत में आने वाले समय में आप सबके योगदान से भारत विकसित भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा और हम दुनिया के अंदर एक अच्छा नेतृत्व दुनिया के साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले नेतृत्व के रूप में कि सारी दुनिया एक है, उस विषय को लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए और निश्चित रूप से भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी 125 वर्ष की यात्रा में जो कुछ भी उतार चढ़ाव जो कुछ भी आपने इस यात्रा के अंदर समझा है वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। और मेरा निवेदन इस यात्रा की पूरी एक इतिहास लिखना चाहिए, किस किस समय क्या क्या परिस्थिति रही और किस किस तरीके से मारवाड़ी चैम्बर से लेकर भारत ऑफ चैम्बर्स की यात्राओं में किस तरीके से सामाजिक दायित्व निभाए, किस तरीके से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया, किस तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नीतिगत फैसले कराए और आने वाले समय के अंदर भी एक अच्छे नीतिगत फैसले हो, निर्णायक फैसले हो, उसके लिए आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। मैं निश्चित रूप से जो कुछ भी चुनौतियां होगी, जो कुछ भी आपके सामने सवाल होंगे, मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा हूं और जब आप चाहेंगे मैं सरकार के स्तर पर आपकी सारी समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियों का अवगत कराऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।